Hello students, in today's lecture number 16 on moving charges and magnetism, we shall start our discussion on force between two parallel current carrying conductors. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसके अनुसार हमने एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जब हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है यदि क्यू चार्ज पार्टिकल है तो, और जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी वी साइन थीटा। और यदि हम चार्ज पार्टिकल के बजाय बात करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की तो करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो हमने इतना निकाला था आई एल वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया गया इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। हमने साइक्लोट्रॉन की भी बात कर ली है, हमने बायो सावर्त लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की भी बात की। हमने बायो सावर्त लॉ का यूज करते हुए डिफरेंट केसेज में यानी स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर लूप के सेंटर पर और सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, यदि हम स्ट्रेट वायर की बात करें कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर है, उसके कारण बायो सावर्त लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला था आपको ध्यान आ रहा होगा, इट वाज म्यू 0 I अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 इतना आया था। ठीक है, जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये आया था म्यू 0 I अपॉन 2R इतना आया था। बायो सावर्त लॉ की बात कर रहा हूँ, जब इन फाइनाइट लेंथ का एक वायर लेते हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इतना आता है, और जब सर्कुलर लूप के सेंटर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है। सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, इट वाज म्यू 0 N I 2 N I पाई R स्क्वायर म्यू 0 अपॉन 4 पाई होगा ये 2 N I पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 इतना आया था। इसके बाद में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात की, एम्पियर सर्कुलर लॉ के की एप्लीकेशंस की बात की। एम्पियर सर्कुलर लॉ के कारण एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। एम्पियर सर्कुलर लॉ से इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इतना आया था। और दूसरी एप्लीकेशन में हमने सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू 0 Ni। सोलेनॉइड के एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, एंड्स पर वो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा रह जाता है। ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज होता रहता है तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल होता है। तो ये हमने सोलेनॉइड के केस में बात की थी। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ की हमने बात की थी। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ यानी लेक्चर नंबर 15, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने टोरॉइड की बात की थी। टोरॉइड एक एंडलेस सोलेनॉइड है, उसकी हमने बात की। अब टोरॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इतना आया था म्यू 0 Ni, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल n है वो अब इसके बराबर है 2 पाई R। जब हमने सोलेनॉइड की बात की थी तो स्मॉल n किसके बराबर था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन टोरॉइड के केस में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, ये टोरॉइड के केस में हमने निकाला। टोरॉइड हमने कैसे बनाया था, टोरॉइड के लिए हमने एक होलो सर्कुलर रिंग लिया था। ऐसा होलो सर्कुलर रिंग पर एक कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर को इस तरीके से क्लोजली बाउंड कर दिया और फिर उसमें करंट फ्लो कर दिया, और करंट फ्लो करने से इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सर्कुलर लूप की तरह इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, क्योंकि हर एक सर्कुलर लूप अपने सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप का इस डायरेक्शन में, इसका 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 इस डायरेक्शन में। इस तरीके से इन सभी को मिलाएं तो एक क्या बन जाता है,
एक पूरा लूप बन जाता है, सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो इस टोरॉइड के इनसाइड इस ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म आ रहा था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था μ0 और टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। ये बातें हमने टोरॉइड के केस में की थी। अब हम तैयार हैं दो पैरेलल वायर। अभी तक हमने सिंगल वायर के कारण, जब हम ये बात तो जानते हैं बेटा, इस टॉपिक पर आने से पहले, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर आने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो क्या नाम से वायर है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें ये वायर रख दिया एक्स वाई। तो किसी इस एक्स वाई वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट कैरिंग वायर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये करंट कैरिंग वायर इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर तो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये वायर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, ILV आ जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी की थी, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स कोई एक वायर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है। अब हम एक वायर ना लेकर के दो वायर का केस लेंगे और दो वायर के लिए कैसा फोर्स, हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये दो पैरेलल वायर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली इन 1820 टू 1825, 1820 से 1825 के बीच में एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने इस दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स के बारे में बताया था। सो वी कैन से दैट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स was first observed by Ampere in approximately in 1820 to 1825. Whenever, according to Ampere, whenever we place two wires parallel to each other and we flow certain amount of current either in the same direction or in opposite direction, then these two parallel wires will experience certain amount of force. That force may be of attractive nature and of repulsive nature as well. यानी 1820 से 1825 के बीच में, 1820 से 1825 के बीच में बेटा एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जब दो वायर लेते हैं हम, यदि दो वायर लें और उन दोनों वायर को पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है, दोनों वायर को पैरेलल रख दिया जाए और यदि इन दोनों पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, या फिर इसका उल्टा केस ये हो सकता है कि इन्हीं दोनों पैरेलल वायर्स में यदि करंट का डायरेक्शन सेम लेने के बजाय अपोजिट ले लें, तो दोनों ही केसेज में इन दोनों वायर के बीच में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये वायर इस पर फोर्स लगाएगा, पहला वायर सेकंड वायर पर फोर्स लगाएगा और सेकंड वायर पहले वायर पर फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स पहला वायर दूसरे वायर पर लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा वायर पहले वायर पर फोर्स लगाएगा, बशर्ते की कंडीशन ये है कि दोनों वायर में जो करंट का फ्लो है वो सेम अमाउंट का होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तब तो पहले वायर के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया फोर्स सेम होगा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर, या जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वायर या ये वाला वायर, वो कितना होगा, ये डेरिवेशन हमें करना है। सिमिलरली जब दो पैरेलल वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये वायर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये फोर्स इस केस में ऐसे होगा, जब अपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो होता है तो दोनों वायर एक दूसरे से दूर खिंचे चले जाएंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बारे में हम फिजिक्स को जानेंगे कि क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इसके बारे में जो फिजिक्स है उसकी बात यहाँ पर करेंगे, उसको हम सीखेंगे कि आखिर में क्या फिजिक्स यहाँ पर हो रहा है, क्यों ये दोनों वायर, जब दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्यों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब दो पैरेलल वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्यों ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, यानी क्यों रिपेल करते हैं
जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी बारे में हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये ध्यान रखिएगा, 1820 से 1825 के बीच एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने, किसने, एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने, एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने इस फोर्स के बारे में बताया था। और उन्होंने दो केस लिए। पहला केस जो मैंने लिखा है वो क्या है, व्हेन द करंट इन द पैरेलल कंडक्टर्स और वायर इज इन द सेम डायरेक्शन। यदि मैं ये कंसीडर करूं कि जो करंट है पैरेलल वायर्स में, मान लीजिए ये एक पैरेलल वायर है, ये एक वायर है, सिंपली ये फर्स्ट वायर इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है, और ये दूसरा वायर उसी लेंथ का, जितना लेंथ का पहला वायर है सेम लेंथ का ये मैंने दूसरा वायर इसी के पैरेलल में रख दिया है। कैसे रख दिया है, पैरेलल में रख दिया है। और इन दोनों वायर्स में मान लीजिए करंट फ्लो कर दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली करंट फ्लो करने के लिए इसको किसी बैटरी से जोड़ा गया होगा, वो बैटरी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मान के चलिए कि ये दो पैरेलल वायर्स हैं, सेम लेंथ के हैं और इनमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए पहले वायर में जो करंट है वो I1 है और दूसरे वायर में जो करंट है वो I2 है। और ये भी मान लेते हैं कि ये दोनों वायर एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d, ये भी हम कंसीडर कर लेते हैं। और इन दोनों पैरेलल वायर्स में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसा कि मैंने केस में लिखा है, व्हेन द करंट इन द पैरेलल कंडक्टर्स और वायर्स इज इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, ये बात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर फिजिक्स हो रहा है। तो पहले जो हमने इस जगह लिखा है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जो भी हमने अज्यूम किया है, क्योंकि लिख के भी आना है आपको। लेट द टू, हमने क्या कंसीडर किए हैं, लेट द टू लॉन्ग कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स, ठीक है, मार्क्ड 1 and 2, लेट द टू कंडक्टर्स, ये दो कंडक्टर्स हैं, वायर को कंडक्टर भी कह सकते हैं, जिनको कैसे नाम दिया गया है, 1 और 2 नाम दिया गया, मार्क कर दिया गया है 1 और 2 से। कैरिंग करंट्स I1 and I2 are separated by a distance small d। किस डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, ये स्मॉल d से सेपरेट किए गए हैं। स्मॉल d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है, दो वायर्स अज्यूम किए हैं। अब सबसे पहले तो हमें जो फिजिक्स पता होना चाहिए, यहाँ पर हमें जो है, देखिए पहला वायर दूसरे वायर के नेबरहुड में है और दूसरा वायर पहले वायर के नेबरहुड में है। और ऑरस्टेड ने तो ये बता ही दिया था बेटा, हम सब जानते हैं। ऑरस्टेड ने कहा था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यदि कोई स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट यदि हम फ्लो करते हैं, मान लीजिए ये एक वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए, ये स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल, तो थंब करंट की डायरेक्शन और फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा और इस टाइप से जाएगा, ठीक है, इस टाइप से जाएगा, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसको मैं ऐसे वायर रखा हुआ है बेटा, ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये इस तरीके से मान लीजिए ऐसे रख लेता हूँ। जो इसका शार्पन्ड एज है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए एक वायर है, ये जो ग्रीन पेंसिल है इसको वायर मानिए, तो इस वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो थंब इस तरह से रख लिया। तो फिंगर्स को देखिए, मेरी जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इस पेंसिल के इधर राइट साइड में फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इनटू द पेज जा रही हैं। और जबकि इधर देखें तो फिंगर्स आउट ऑफ द पेज आ रही हैं। लेफ्ट साइड में फिंगर्स कैसे आ रही हैं, आउट ऑफ द पेज। इधर तो अंदर जाती हैं फिंगर्स और इधर से बाहर आती हैं। तो यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
राइट साइड में वो इनटू द पेज जाएगा और लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द पेज जाएगा, आउट ऑफ द पेज जाएगा। तो एक सिंगल वायर के कारण, तो यहाँ पर मैं यदि आपको बताऊं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की, यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी इनटू द पेज है। होगा या नहीं होगा? अभी मैंने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल से। और इधर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि इधर से फिंगर्स बाहर आ रही हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास केवल एक वायर नहीं है, हमारे पास कितने वायर हैं? 2 वायर हैं। और दोनों वायर कैसे रखे हुए हैं? एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं बेटा, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। तो 2 वायर का केस है हमारे पास और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। तो पहले वायर पर जो फोर्स होगा वो सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। भाई पहला वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके कारण एक्सपीरियंस कर रहा है? सेकंड वायर के कारण। यानी सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में ये फर्स्ट वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब पहला वायर दूसरे के कारण और दूसरा वायर पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहला वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में रखा हुआ है और दूसरा वायर पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में के प्रभाव में रखा हुआ है। समझ में आई बात? अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे केवल एक वायर के लिए नहीं है बेटा। तो मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर देखूँ इस पहले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैंने आपको बताया कि राइट साइड में यदि करंट ऊपर की तरफ है तो राइट साइड में इनटू द पेज जाएगा और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द पेज आएगा। डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्रॉस से। तो पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड वायर के नेबरहुड में जाएगा। ये देखिए, ये पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर को प्रभावित करेगा और सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकंड वायर में करंट ऊपर है। अब सेकंड वायर में करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ का लेंगे? इस सेकंड वायर यहाँ पर है तो पहला वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंगे। करंट यहाँ भी ऊपर है तो सेकंड वायर के लिए भी जो सेकंड वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज आएगा। ठीक है, और राइट में इस सेकंड वायर के राइट में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जाएगा। ठीक है, वही केस है क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो सेम है। तो सेकंड वायर के लेफ्ट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? देखिए और समझाता हूँ। 2 पैरेलल वायर्स की बात हो रही है बेटा। कितने पैरेलल वायर्स की बात हो रही है? 2 पैरेलल वायर्स की बात हो रही है। ये मान लीजिए 2 पैरेलल वायर्स हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिखाई दे रहे हैं ना? गुड। ये 2 पैरेलल वायर्स हैं। ठीक है, ये मैं नीचे रख देता हूँ एक को और एक को ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, ऐसे रखे हुए हैं और दोनों में करंट ऊपर की तरफ है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए स्ट्रेट वायर के लिए। तो देखिए एक बात और देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने से पहले कि पहला वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सेकंड वायर के कारण करेगा। भाई पहले वायर खुद के कारण थोड़ी करेगा। पहले वायर कोई दूसरा वायर उसके पड़ोस में रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये पहला वायर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वैसे ही ये जो दूसरा वायर है, जो ब्लू कलर का पेन है, इसको मैं दूसरा वायर मानता हूँ। तो ये दूसरा वायर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण करेगा? पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण करेगा क्योंकि इसके पड़ोस में कौन है? ये पहले वाला वायर है। ठीक है, क्लियर है? तो वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद को प्रभावित नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये दूसरा वायर पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये पहला वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ गई वह बात? अब मैंने अभी आपको बताया कि एक वायर के यदि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करें। थंब ऊपर की तरफ जाएगा, फिंगर्स अंदर जा रही है ना बेटा, फिंगर्स अंदर जा रही हैं तो वायर के राइट साइड में इनटू द पेज आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वायर के लेफ्ट साइड में देखिए फिंगर्स बाहर आएंगी और तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? आउट ऑफ द पेज आएगा, डॉट से रिप्रेजेंट होगा इधर। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखना जरा। अभी यहाँ पर देखिए, आप कहीं ये कंफ्यूजन में नहीं आ जाना। मैंने पहले वायर के इधर नजदीक में क्या है? डॉट से रिप्रेजेंट किया है। बेटा ये जो डॉट है ये सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, ना कि पहले वायर का।
पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। समझ में आई बात? क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि पहला वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और दूसरा वायर पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दूसरे वायर के नेबरहुड में मैंने पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया है, इंडिकेट किया है, और पहले वायर के नेबरहुड में मैंने दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट किया है। समझ में आ गई ये बात? अब दूसरे वायर के कारण पहले वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों वायर के बीच की बात कर रहे हैं हम, बाहर की बात नहीं हो रही है। तो पहला वायर जो दूसरा वायर है उसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट जब ऊपर है तो वायर के राइट साइड में तो क्रॉस से और लेफ्ट साइड में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वायर है दूसरा, तो वायर के लेफ्ट साइड में डॉट से रिप्रेजेंट किया, और राइट साइड में क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट साइड में क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ गए? जब करंट का डायरेक्शन ऊपर हो। क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल से ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अभी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, पूछिएगा। तो मैं यहाँ पर पहले वायर पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहले वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा है बेटा? B2 है, ना कि V1। पहले वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड वायर का है, और दूसरे वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो किसको प्रभावित करेगा? दूसरे वायर को करेगा। तो ये B1 है बेटा। दूसरे वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1, पहले वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। ठीक है? तो ये दो पैरेलल वायर्स हैं। पहले वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे के कारण है, और दूसरे वायर के नेबरहुड में जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले के कारण है। समझ में आ गई इतनी सी बात? अब देखो, हमने अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ बताया था मैंने, ये वायर XY लिया था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब देखिए किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम कि द two given parallel current carrying wires or conductors experiences magnetic forces एक्सपीरियंस करेंगे। इन आवर केस इन द अबव केस, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी बात कर रहा हूँ। इन द अबव केस फर्स्ट वायर will experience magnetic force मैं कहूँ इसको F, ठीक है, F कह देते हैं। पहला वायर दूसरे वायर पर लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा पहले पर लगाएगा। तो पहला वायर जब दूसरे पर लगाता है तो F12, ठीक है। सो इन द अबव केस फर्स्ट वायर विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक, इसको अभी 1-2 मत लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन द अबव केस फर्स्ट वायर विल एक्सपीरियंस, फर्स्ट वायर लिख देता हूँ इसको मैं, फर्स्ट वायर विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको काट ही दो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड V2 ऑफ सेकेंड वायर placed in its neighborhood, ठीक है, placed in its neighborhood and similarly
and similarly second wire will experience magnetic force due to magnetic field V1 of किसका मैग्नेटिक फील्ड है V1? मैग्नेटिक फील्ड V1 ऑफ फर्स्ट वायर ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be determined using कौन सा लॉ यूज किया था हमने? कौन सा? राइट हैंड थंब रूल दिखाई दे रहा होगा आपको. राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर. एंड द डायरेक्शन एंड अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने निकाल ली किससे? राइट हैंड थंब रूल से. लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए कि पहला वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और दूसरा वायर पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं पहले और दूसरे वायर को, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, ये किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होंगे इसका भी तो हमें पता करना पड़ेगा. एंड तो वही लिख रहा हूं मैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज कैन बी डिटरमाइंड. बताइए कौन से लॉ से? कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, यस वेरी गुड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे. आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड बायां हाथ और बाएं हाथ का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी फर्स्ट फिंगर, या किसका बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है. और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन बताती है और थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स का. समझ में आ गई बात? चलिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके अब देखिए हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर लेते हैं. ठीक है, तो पता कीजिए. ये मैं लीजिए डायग्राम पर आ जाता हूँ वापस से. तो इस डायग्राम में अब मैग्नेटिक फोर्स निकालना है बेटा मेरे को. तो देखिए जरा, चलो इसी से देख लेते हैं. ये वायर है, करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ. ये लीजिए मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? आउट ऑफ द पेज. तो ये जो फर्स्ट फिंगर है आउट ऑफ द पेज है और करंट है ऊपर की तरफ. करंट ये देखो फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर दिखाई दे रही है बेटा आपको? ये है मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में. ठीक है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में. और ये देखिए फर्स्ट फिंगर आउट ऑफ द पेज ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, आउट ऑफ द पेज जा रही है. और ये थंब किस तरफ? थंब दिखाई दे रहा है मेरा. थंब किस तरफ जा रहा है? सेकंड वायर की तरफ जा रहा है. किसकी तरफ जा रहा है? सेकंड वायर की तरफ जा रहा है. यानी पहला वायर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा, सेकंड वायर की तरफ करेगा या नहीं? ठीक है, F12 यानी पहले वायर के द्वारा सेकंड वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F12. ठीक है, अब देखिए दूसरे वायर पहले वायर पर कितना फोर्स लगाएगा ये भी तो देखना है. चलिए दूसरे वायर, वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई यूज करना है हमें. तो करंट तो कहाँ है? ऊपर की दिशा में. तो ये देखिए मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन है तो ऊपर चला गया या नहीं? ये मिडिल फिंगर है बेटा, ये ऊपर. और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज,
तो फर्स्ट फिंगर ये देखो नीचे जा रही है इनटू द पेज, और मिडिल फिंगर ऊपर चली गई, और ये थंब देखिए फर्स्ट वायर की तरफ जा रहा है ना। यदि मैं यहाँ रखूँ तो फर्स्ट वायर की तरफ है, थंब किस तरफ है, फर्स्ट वायर की तरफ है। ठीक है, तो थंब फर्स्ट वायर की तरफ है, तो इसका मतलब सेकंड वायर पहले वायर पर जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा। तो F12 और F21 यानी पहले वायर के कारण दूसरे वायर पर फोर्स और दूसरे वायर के कारण पहले वायर पर फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। पहला वायर तो दूसरे वायर की तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा वायर पहले वायर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या होगा दोनों में, दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? यस, ऑब्वियसली दोनों जब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या कौन सा फोर्स फिर यहाँ पर आ गया? ये दो जब पैरेलल वायर जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे? जब एक दूसरे की तरफ फोर्स है तो ये क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ में आ गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दोनों वायर के बीच, अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको लिख भी देते हैं। अब जो हमने निकाला उसे लिख देते हैं। ठीक है, सो यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने क्या निकाल लिया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लिया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया। अब उस बात को यहाँ लिख देते हैं। सो यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल we see that both wires experience magnetic force towards each other। ठीक है, that is first wire will exert force on second wire, कितना? F12, and similarly second wire will exert force on first wire, कितना? F21, in such a way that इस तरीके से F12 और F21 लगेंगे कि दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड में बराबर क्यों होंगे? क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों वायर में फ्लो होने वाला करंट का मैग्नीट्यूड हम सेम मान रहे हैं, दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों पैरेलल हैं, तो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे दोनों वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है कि F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट हैं। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस F21 मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इससे क्या आ गया बेटा? इससे क्या आ गया? ये कौन सा लॉ है? न्यूटन ने दिया था ऐसा कुछ लॉ। पहला वायर दूसरे वायर पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा वायर पहले वायर पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसको क्या कहते हैं हम? इट इज known as action reaction law, या फिर कहें थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, that is two parallel wires obey Newton's third law।
किसका ओबे करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, अब अभी तक तो हमने ये बात की है कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन तो हमने पता कर लिया, अब मैग्नीट्यूड भी तो पता करना पड़ेगा कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2, ठीक है, इज कितना? कंडक्टर 2 पर कंडक्टर 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? F21 कितना होगा बेटा? मैंने अभी बताया था ना आपको, कितना बताया था? ILV साइन थीटा इतना मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? IL क्रॉस B ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं? याद आ रहा है? ठीक है, अब देखिए जरा, जो हमारा केस है उस केस में थीटा का वैल्यू 90 है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे? ILV साइन थीटा, थीटा की जगह 90 लिखेंगे, क्यों? तो ये आ जाएगा ILV। अब आप कहेंगे जी थीटा 90 कैसे हुआ? तो चलो वो भी बता देता हूँ। थीटा 90 कैसे हुआ देखना जरा। ये वायर है, तो वायर ऐसे रखा है बेटा, तो इसकी लंबाई तो ऐसे होगी ना, लेंथ ऐसे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे अंदर की तरफ है या फिर ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? चाहे अंदर की तरफ है चाहे बाहर की तरफ है, एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा ना। तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? ILV साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम रख दें कितनी? ILV साइन 90। अब देखो जरा ये लिखना सही है क्या? अब ये I कौन सा होगा? I1 या I2? पहले तो ये बताएं। तो कौन से पर फोर्स लगा रहे हैं? कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? सेकंड वायर कंडक्टर 2 की बात हो रही है, तो करंट आएगा 2 का। करंट यदि यहाँ पर 2 है तो करंट आएगा 2 का, ठीक है। और लेंथ तो दोनों की सेम है तो L ले लिया, ठीक है। और B मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वायर के नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? फर्स्ट वायर का होता है या नहीं? ये बात भी ध्यान रखना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो I2L V1 आ गया ना, कौन? F21। F21 कितना आ गया? I2L V1, I2L V1 ये आ गया, I2L V1। अब जरा बताइए कि V1 क्या होता है? V1 जानते हो भाई? वायर जो हमारा है वो कैसा है? स्ट्रेट है। वायर कैसा है? स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट वायर के लिए तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? स्ट्रेट वायर के लिए ध्यान करो, मैग्नेटिक फील्ड वायो सावर्त लॉ से इतना निकाला था, sin φ1 प्लस sin φ2। लेकिन जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हमारे केस में इनफाइनाइट लेंथ ही तो है, तो φ1 और φ2 दोनों 90 हो जाते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 प्लस sin 90, तो ये 2 आएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I/2πx आ जाएगा। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वायर के कारण, μ0I/2πx। कैसे आया? समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, इसका हम सीधे यूज करेंगे, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो B1 जो होगा, वेयर V1 फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? μ0I1 फर्स्ट वायर का करंट लेंगे, अपॉन कितना आया था? 2πx। x की जगह क्या है हमारा? दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस d है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट वायर का। तो यहाँ से F21 कितना आ जाएगा? फिर F21 लिखो जरा, B1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, I2L μ0 I1/2πd, ये आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करोगे μ0/2π तो ऐसे लिख लिया, I1 I2 को एक साथ लिख लेते हैं, इनकी दोस्ती करा देते हैं, अपॉन d और इंटू L।
ठीक है, क्लियर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ बेटा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू मुझे पता है, तो उसको 4 पाई की फॉर्म में लिखने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2i1i2 अपॉन डी इंटू एल। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? F21 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, ऐसे लिख सकते हो। अब ये कैपिटल F21 है, ठीक है। लेकिन यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? F21 अपॉन एल होगा। अब ये L क्या है, देखिए जरा, L क्या है। तो L का मतलब मैं ले रहा हूँ, इस डायग्राम में जाऊँ तो इस छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटा सा हिस्सा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ में L मान लेता हूँ, तो पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स ये वायर एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना चाह रहा हूँ। तो लेंथ से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा इसको, स्मॉल F21। तो स्मॉल F21 क्या आ जाएगा? स्मॉल F21 L से डिवाइड कर दो, ये L इधर ले आओ F21 के नीचे, तो क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई 2i1i2 अपॉन डी, ये आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा या नहीं? या फिर स्मॉल F21 इज इक्वल टू 2 पाई की फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो F21 एंड F12 दोनों एक दूसरे के तरफ हैं। पहला वायर दूसरे वायर पर फोर्स लगा रहा है और दूसरा पहले वायर पर फोर्स लगा रहा है। सो फ्रॉम अबव डिस्कशन it is clear that two parallel wires having current in same direction will attract each other, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, पहला केस फिनिश हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं चलता हूँ केस सेकंड पर। अब केस सेकंड क्या कहता है जी? थक तो नहीं गए आप? बोर तो नहीं हो रहे? चलो पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए, अब आते हैं हम सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है हमारा? when the current in two parallel conductors is in opposite direction। कंडक्टर्स लिखो या वायर्स लिखो, एक ही बात है ना, ये तो जानते ही हो। when the current in the two parallel conductors is in opposite direction, तो ये तो आप बड़े आराम से कर दोगे, मेरे को लग रहा है, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो पैरेलल वायर्स बनाइए, ये पैरेलल वायर एक, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर इसके पैरेलल, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, दोनों में करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड करंट का सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, एक में ऊपर की तरफ है तो दूसरे में नीचे की तरफ है, ठीक है। अब क्या होगा जी? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी केस पर आ सकता है। कह सकता है डिराइव ए रिलेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ
एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे भी कह सकता है और ऐसे भी कह सकता है इन सेम डायरेक्शन। तो जैसा पहला किया है वैसे ही हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दो वायर अज्यूम कर लिए, लेट टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन and placed at small d distance। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं बेटा, स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे हैं, स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे हैं। तो बताइए ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इस फिजिक्स को जान ले पहले। तो पहले तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं मैं। तो ये वायर ऊपर की तरफ करंट है, तो देखिए वायर के राइट साइड में अंदर की तरफ इनटू द पेज और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना। और पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के नेबरहुड में होता है, तो यहाँ तो आ गया इनटू द पेज। क्लियर है, ये पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है जो दूसरे वायर के नेबरहुड में है, B1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरे वायर में करंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, ये लीजिए नीचे की तरफ। अब थंब कहाँ जाएगा, नीचे, ये देखो नीचे आ गया थंब, नीचे आ गया। अब इस वायर के लेफ्ट साइड में इनटू द पेज होगा ना, और राइट साइड में आउट ऑफ द पेज होगा। क्लियर है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो लेफ्ट साइड में इनटू द पेज, तो दूसरे वायर के कारण जिसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस दूसरे वायर जिसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर के नेबरहुड में इनटू द पेज होगा, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है जी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, V2 से। क्लियर है यहाँ तक। अब अप्लाई करें यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दो रूल अप्लाई करने होते हैं, ध्यान रखना। पहले अप्लाई करना है हमें राइट हैंड थंब रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर अप्लाई करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गई बात। चलिए अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो यहाँ पर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट वायर के लिए अप्लाई करना बेटा। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द पेज है और करंट ऊपर है। ये देखिए मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, थंब कहाँ गया, लेफ्ट साइड में जा रहा है, वायर से दूर, वायर फर्स्ट वायर के लेफ्ट साइड में, यानी इस तरफ फोर्स लग रहा है जी, ठीक है। और सेकंड वायर के लिए निकालिए। सेकंड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और करंट नीचे की तरफ है, तो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ, और देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये फर्स्ट फिंगर दिखाई दे रही है, और ये मिडिल फिंगर ये नीचे की तरफ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। और ये थंब किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा सेकंड वायर के। तो ये सेकंड वायर इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं। अब ये फोर्स कौन सा हो गया, F12, ये कौन सा हो गया, F21, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये वायर इधर भाग रहा है, ये वायर इधर भाग रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है जी, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन। यानी ऐसे दो पैरेलल वायर्स जिनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें ये बात, ये जो फिजिक्स हमने यहाँ अप्लाई किया जाना, इसी को लिख देते हैं शॉर्ट में, लेकिन डिटेल में वैसे ही करना है जैसे कि केस 1 में किया गया है। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, we can say that two wires, कैसे वायर, पैरेलल, ये भी लिख दो, two parallel current carrying wires
will repel each other, will repel each other। ठीक है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब हम ये F12 और F21 की वैल्यू निकालें तो बेटा वही वैल्यू आनी है। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं F21 और F12। क्यों टेंशन कर रहे हो? समय की चिंता मत करो, समय हमारे पास है। तो चलिए F21 एंड F12 ये देखिए, ये भी क्लियर है यहाँ पर। एंड ऑल्सो ये भी लिख दो, इट इज क्लियर दैट व्हाट F12 इज इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। देखना, एक लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो एक राइट की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है I1 I2 का। लेंथ भी वही है वायर का, करंट भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, दोनों का V1 बराबर V2 है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स तो बराबर होगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो भी IL भी आएगा क्योंकि यहाँ भी L और V के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्योंकि लेंथ तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो यहाँ भी एंगल क्या आ गया? यहाँ भी एंगल क्या आ गया? ये 90 डिग्री आ गया इस केस में भी। और इधर नीचे की तरफ करंट हो तब भी देखो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, L और V के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया। तो ये क्लियर है। इट मीन्स these wires also obey न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये वायर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबे करते हैं। ठीक है, F12 होगा क्या? अब F12 निकालना है मुझे। तो यहाँ 1 है, पहले 1 है तो I1 आएगा, L B क्या आएगा? जब I1 है तो V क्या आएगा? V2, क्योंकि फर्स्ट वायर के नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है। साइन थीटा की जगह क्या आएगा? 90। ठीक है, तो I1 L V2 ये आ जाएगा F12 का वैल्यू। और सिंस V2 क्या है बेटा? म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई डी। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ना आपको, ये निकाल के बताया था फर्स्ट केस में। म्यू 0 I अपॉन 2 पाई एक्स, तो x की जगह तो d है और I की जगह यदि ये सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड है तो 2 आएगा, फर्स्ट का है तो 1 आता है। तो यहाँ तो सेकंड की बात कर रहे हैं तो 2 आ गया और 2 पाई डी हो गया। तो यहाँ से F12 क्या आ गया भाई? I1 L म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई डी। या फिर लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी एल, ये लिख सकते हैं। या फिर 4 पाई की टर्म में लिखना है तो सिस्टेमेटिक कर दो, थोड़ा सा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 4 पाई बन जाएगा, ऊपर 2I1 I2 आ जाएगा अपॉन डी आ जाएगा इंटू एल आ जाएगा। ये तो फोर्स आया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है मुझे। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? F12 निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा बेटा? F12 अपॉन L ये आ जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू F12 अपॉन L, मतलब F12 में L से डिवाइड कर दो तो सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, उतना ही आ रहा है जैसा पहले आया था। या फिर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ 4 पाई की टर्म में लिखना है तो 2I1 I2 अपॉन डी ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं? F12 निकाला, F21 निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? F21 निकाल लेंगे। म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, यही आना है, वो भी यही आना है। ठीक है, क्लियर है? वो भी यही आना है। तो जब दो पैरेलल वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करते हैं और जब सेम डायरेक्शन में है तो
अट्रैक्ट करते हैं। इतनी थ्योरी समझ में आ गई आपको? आ गई, वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा यहीं पर एक टर्म और डिफाइन करेंगे बेटा, और वो टर्म है 1 एम्पियर। क्या है? 1 एम्पियर। अब सर ये 1 एम्पियर क्या भला आ गई? कुछ भला नहीं है। एम्पियर तो आप सुन ही रहे हैं बार बार। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर साथ में आ जाती है क्वेश्चन में। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, उसी में इसी टॉपिक के साथ में पूछ लेता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो सेंस। अब देखिए, यदि मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूं, यदि मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूं, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है 1-2 लिख लो, चाहे 2-1 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो कितना है? μ0/4π 2I1I2 अपॉन डी, ये है। ठीक है, या फिर सिंपली फोर्स की बात कर लो। ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो कैपिटल में लिखो इसको। इसकी बात कर लो आप, μ0/4π 2I1I2 अपॉन डी इंटू एल, ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कैपिटल F12 है और ये स्मॉल f12 है। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ और ये है फोर्स। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यदि मैं यहाँ पर यदि ये मान लेता हूँ कि दोनों वायर में फ्लो होने वाला करंट क्या है? 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर है। दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस डी क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, I1 I2 का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। एल का वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं? 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? जब ऐसा करूँगा तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा? F12 बराबर क्या आ जाएगा? सिंपली μ0/4π और 2 आएगा, ये इंटू 2 आएगा, बाकी तो 1 हो गया ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकता हूँ या नहीं? न्यूटन लिख सकता हूँ ना, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू तो 10⁻⁻7 होती है और 2 को इधर लिख लिया। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस यदि करें वायर, तो वायर के बीच में वायर में फ्लो होने वाला जो करंट होगा, सॉरी, वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। सो कैसे लिखेंगे इसको? करंट फ्लोइंग थ्रू पैरेलल वायर्स टू पैरेलल wires will be 1 ampere if both the wires are placed at 1 meter distance, having 1 meter length। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेज, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लाइन, एंड एक्सपीरियंसेज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स। ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। करंट फ्लोइंग थ्रू 2 पैरेलल वायर्स विल बी 1 एम्पियर इफ बोथ द वायर्स आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस, हैविंग 1 मीटर लेंथ, एंड एक्सपीरियंसेज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स। तो 2 पैरेलल वायर में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हो गई। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स के बारे में बताया कि क्या कंक्लूजन निकलता है आज के डिस्कशन से। कंक्लूजन निकलता है कि जब 2 पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वे दो पैरेलल वायर्स कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इफ द करंट फ्लोइंग 2 पैरेलल वायर्स
is in opposite direction, then these wires will repel each other. ये बात हमने की और डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर के बारे में जाना। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। एन्जॉय द लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।